वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का एक और फुल लेंथ टेस्ट ले आए हैं और प्लीज़ टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 26 जुलाई को तो है नहीं, ये पोस्टपोन हो गया है। रिवीजन का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है बस टेस्ट लगाइए अच्छे से और जो कमज़ोर टॉपिक है उनका बार बार रिवीजन करते रहिए, दोहराते ज़रूर रहिए, नहीं तो सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। पेपर अब वही है, अंत सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर लग रहा होगा या अक्टूबर के पहले वीक, उससे पहले संभावना कम दिख रही है। 199 में आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे या 999 में आपको 30 टेस्ट भी मिल जाएंगे और पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में। वहाँ से भी आप चाहें तो रिवीजन पूरा कंटिन्यू करते रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपको बताना होगा कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा अक्टूबर 1924 जो है, इसमें कानपुर में क्रांतिकारी युवाओं का एक सम्मेलन हुआ था जिसके दौरान हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। हैदराबाद के पहले निज़ाम आसफ जाह प्रथम थे और अंतिम निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे। मदन मोहन मालवीय जो थे, इनके सहयोग से गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने फरवरी 1917 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ देखेंगे सही कौन सा है, तो ये यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा 1918 में बनी है, बाकी 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा है 1887 में दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के आयोजन में सहायता प्रदान की थी। मुदकी भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच मुदकी की लड़ाई लड़ी गई थी जिसे अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से जीता था। रंगलाल नबीद चंद्र सेन और हेमचंद्र बनर्जी स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि थे। तो यहाँ देखो अब कौन सा सही है, तो 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। इसकी स्थापना 1888 में हुई है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा 22 अक्टूबर 1939 को भारतीयों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के ब्रिटेन के फैसले के विरोध में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1618 में सूरत में अपनी पहली स्थायी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सही कौन सा है, 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में इन्होंने स्थापित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है कौन सा सही होगा। कह रहा है जब करौली रियासत के शासक की बिना किसी स्वाभाविक पुरुष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत राज्य को अपने में मिलाने की सिफारिश की थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अंततः इस विलय को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। 7 जुलाई 1899 को बॉम्बे के वॉटसन होटल में फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने मार्वल ऑफ द सेंचुरी नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखोगे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, है ना, दूसरा गलत है क्योंकि ये स्थापित हुआ था 1896 में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। मशहूर साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया था जो 1919 में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विश्व भारती में बदल दिया। जवाहरलाल नेहरू ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को द ग्रेट सेंटिनल कहा था। सही कौन सा है, तो सिर्फ 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखेंगे 1901 जो है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल की शुरुआत की थी जो कि 1918 में विश्व युद्ध के बाद नाम बदल गया था। और ये जो थे ये महात्मा गांधी थे, है ना, इन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सेंटिनल बोला था, 10 ग्रेट सेंटिनल। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, यहाँ पे सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। पिंडारियों का पहला जिक्र 1689 में महाराष्ट्र पर
मुगल आक्रमण के दौरान मिलता है। 18वीं सदी की शुरुआत में पिंडारियों के 3 मुख्य नेता चीतू, वासिल और मोहम्मद और करीम खान थे। म्यांमार में स्थित मांडले जेल वह जेल है जहाँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। तो यहाँ देखेंगे सही कौन सा है, तो 2 और 4 सही है यहाँ, क्योंकि पिंडारी जो इनका दमन करा था लॉर्ड हेस्टिंग ने। और तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, है ना। बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है लक्ष्मीकांत शुक्ला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। 1930 में झांसी कमिश्नर जो बम कांड है उसमें लक्ष्मीकांत शुक्ला को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और 1930 से 1938 तक लक्ष्मीकांत शुक्ला अंडमान की सेल्युलर जेल में कैद थे। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखते हैं। 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में बहस के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंतरिम सरकार में अपने पहले के अनुभव को याद करते हुए कहा था, मैं इस सभा में यह रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि अगर सिविल सर्विस के अधिकारियों ने पिछले 2 या 3 सालों में देशभक्ति और समर्पण की भावना से काम नहीं किया होता तो यह संघ टूट गया होता। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था। 9 पे आते हैं। यहाँ भी देख लीजिए सही कौन सा है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है 1921 में कलकत्ता में हिंदू महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। 1923 में हिंदू महासभा के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने। 25 में कानपुर अधिवेशन जो है इसकी लाला लाजपत राय ने। वीर सावरकर ने कानपुर में हुआ महासभा 1942 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो यहाँ देखेंगे आप 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, ये 1923 होना चाहिए था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्होंने भारत के विभाजन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदार ठहराया। अब्दुल गफ्फार खान जिनका नाम ब्रिटिश भारत के तत्कालीन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशेवर जिले के एक गाँव में हुआ था, उन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान और फ़ख्र अफ़गान के नामों से जाना जाता है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कहा था बाकी सब कुछ इंतज़ार कर सकता है लेकिन खेती नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मॉरिस थे। बहुत ही आसान है भाई, सरदार पटेल जी को क्यों कहेंगे, इन्होंने तो भाई एकता लौह पुरुष है ये, है ना। इनको बोला था जिन्ना को, बोला था ये, है ना, जिन्ना को। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका। कह रहा है सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले कालिदास की मशहूर रचना शकुंतला का संस्कृत में अनुवाद किया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 5 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। हिंदू पैट्रियोट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। तो 3 और 4 सिर्फ सही है। देखिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान था चार्टर एक्ट 1813 में, और विलियम जोन्स ने कालिदास की जो रचना थी शकुंतला इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। संस्कृत में क्या करेगा भाई, पढ़ पाएगा, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। 1941 तक इंडियन सिविल सर्विसेज में यूरोपियों की तुलना में भारतीयों की संख्या अधिक हो गई थी। असम में पहली चाय कंपनी 1838 में स्थापित हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भारत में एक अलग परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करा गया। 1797 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित किले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा गलत है। तो असम में पहली जो चाय कंपनी है ये 1839 में स्थापित करी गई थी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब प्रकाशित की थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। मनोरंजन द्वारा लिखी गई लोकप्रिय बंगाली कविता फिरंगिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ थी। और 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और उससे जुड़े विषयों की पढ़ाई के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कौन सा गलत है। तो फिरंगिया जो है ये मनोरंजन द्वारा लिखी गई बंगाली नहीं भोजपुरी कविता थी। भोजपुरी भाई नाम ही से पता चल रहा है ना, ठीक है, भोजपुरी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होगा समय के अकॉर्डिंग।
अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्रों को अरबी भाषा में अनुवादित किया। मौलाना बरारी ने अक्ल अशरार नाम का एक वैज्ञानिक विश्वकोश तैयार किया। मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ताप्ती नदी घाटी में खानदेश नाम का स्वतंत्र मुस्लिम राज्य मलिक राजा फारूकी ने स्थापित किया था। उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गया है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का जो अरबी भाषा में अनुवाद किया, ये 11वीं सदी में किया था। मौलाना बरारी ने जो करा, ये करा 1673-74 के आसपास। ये 1601 हो जाएगा और ये 1399। यानी यहाँ आप देखेंगे अगर क्रोनोलॉजी सही लगाने बैठेंगे तो हो जाएगा 1432। ठीक है, इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। सैयद रूलर है मोहम्मद शाह, खिजर खां, मुबारक शाह, आलम खां। तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या था भाई? सैयद वंश का सबसे पहले क्या था? सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1414 से 1450। ठीक, अब सैयद वंश के सारे याद रखना। सबसे पहले आता है आपका खिजर खान, जो कि 1414 से रहेगा 1421 तक। ठीक है, खिजर खां के बाद कौन आएगा? मुबारक शाह आएगा 1421 से 1434 तक, है ना। और मोहम्मद शाह का देना, मुबारक शाह करो, ये सेम नाम लग जाते हैं। देखो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है ना, नहीं तो कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है। खिजर खां के बाद आता है मुबारक शाह, है ना। मोहम्मद शाह तो आएगा इसके बाद 1434 से 43 तक। आलम शाह आ जाएगा 1443 से 51 तक, है ना। तो ये ज़रूर याद रखना। ठीक है, एक बार चाहे तो फिर पढ़ लो। खिजर खान 1414 से 21 तक रहेगा। फिर आपका आएगा मुबारक शाह, आ जाएगा 1421 से 34 तक। फिर आपका मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक। फिर 43 से 51 आलम शाह आ जाएगा। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। फिर ये तुगलक वंश के राजा हैं भाई, तुगलक वंश, इनको आपको मिलाना होगा। तो तुगलक वंश का राज चलता है सबसे लंबा भाई, 1320 से लगभग 1414 तक, है ना। अब इसके राजा हैं जैसे, इनको मिलाना है आपको, तो मिलाइए भाई। जैसे नसीरुद्दीन महमूद की बात कर लें अगर, नसीरुद्दीन महमूद, इसका क्या समय रहा है? 1394 से 1412। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की बात करें तो ये हो जाएगा 1394। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की बात करें 1390 से 94। और अबू बकर शाह की बात करें अगर तो 1389-90, 1389 से 90, है ना। बी हो जाएगा। सिख गुरुओं के शासनकाल के संदर्भ में इसमें आपको बताना है गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु हरराय और गुरु हरकिशन। तो गुरु अर्जुन देव, इनका टाइम पीरियड रहा है 1581 से 1606 तक। गुरु हरगोविंद की बात करें 1606 से 1644 तक रहेगा। गुरु हरराय की बात करें अगर 1644 से 61 तक रहेगा। गुरु हरकिशन की बात करें 1661 से 1664 तक रहेगा। ये हो जाएगा। चलो अगला, ये किताबें और उनके ऑथर है जैसे तारीक़ रशीदी और तज़किरत उल वकीत और मिरात उल ममालिक और तज़किरा ए हुमायूं व अकबर। किसने लिखी है? ये मिलान करना है आपको। तो ये सभी सही मिलान है, 1 2 3 4 सही है इसका। अब ये युद्ध है तुकारोई का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मूलक दास का जन्म और शाहजहांपुर या शाहजहां का जन्म। ठीक है, बताओ। तुकारोई का युद्ध ये होगा 1575 में। हल्दी घाटी का युद्ध तो शायद ही किसी को ना याद हो, 1576 में। मूलक दास का जन्म 1574 में। शाहजहां का जन्म 1592 में। ठीक है, सी हो जाएगा। अब ये संत हैं जैसे माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य चैतन्य ना, और उनके संप्रदाय से संबंधित है। तो कौन सा सही है? तो ये 1 2 3 4 ही बिल्कुल सही मैच कर रहा है। आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्रोनोलॉजी में लगाना पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल, वत्सराज का शासनकाल, धर्मपाल का शासनकाल, नागभट्ट का शासनकाल। फटाफट से इसको भी लगा दीजिए भाई। पुलकेशिन द्वितीय ये रहेगा 609 से 642 तक। ठीक है, और नागभट्ट रहेगा तुम्हारा, वत्सराज, पहले इसका देखते हैं, 775 से 800। धर्मपाल रहेगा 770 से 810 तक। नागभट्ट रहेगा 730 से 756 तक। यानी ऑप्शन डी सही है।
आगे बढ़ो, इसको देखो रिवीजन फटाक से। चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बना? जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की हार और विक्रम संवत की शुरुआत। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बने? 321 BC, और राज्याभिषेक 313 BC, सेल्यूकस की हार 305 BC, विक्रम संवत 57 BC, यानी ए हो जाएगा। चलो, मगध के शासकों ने अपनी सत्ता मजबूत की। अशोक का शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण और मैसेडोनिया के सिकंदर का आक्रमण। इनको लगाओ क्रोनोलॉजी में भाई। तो मगध पे मजबूत करिए, ये तो वही 500 से 400 BC के आसपास हो जाएगा। अशोक का शासनकाल ये कब होगा भाई? अशोक का शासनकाल वही मानिए आप 272 BC के आसपास से। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण होगा 321 BC। मैसेडोनिया पर सिकंदर का आक्रमण कब हो जाएगा? 327 से 26-25 के आसपास। ठीक है, डी सही है। फिर कह रहा है प्रभात संस्कृति, सावल्दा, कैथा और आहार संस्कृति, इनकी क्रोनोलॉजी लगानी है। ठीक है, तो प्रभात संस्कृति ये रहेगा वही लगभग 2000 से 1400 BC। सावल्दा संस्कृति की बात करें 2300 से 2000। कैथा हो जाएगी आपकी 2450 से 1700। आहार हो जाएगी 2800 से 1500 BC, यानी बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है। अब कह रहा है बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो, कौन कहाँ पे है लोकेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बनावली कहाँ हो जाएगी भाई? बनावली पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। नहीं, गलत बात, बनावली हो जाएगी हरियाणा में भाई। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में। चान्होदाड़ो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 26। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है वो 10,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और जो इंसानों को या इंसानों की सुनने की क्षमता है उससे ऊपर सीमा से बाहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली आवाज़ इंजनों के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और 75 डेसिबल से ज़्यादा तीव्रता वाली आवाज़ का इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 80 डेसिबल से ज़्यादा तीव्रता वाली आवाज़ को शोर कहते हैं। कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किससे? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो ये गलत है। चलो 27 में देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है सही कौन सा होगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भाई? 10⁻⁻10। एक फेम्टोग्राम में 10⁻⁻15, एक मिलीग्राम में 10⁻⁻3, एक नैनोग्राम में 10⁻⁹, यानी ठीक है ये सारे। क्वेश्चन 28 में सही की पहचान करनी है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, प्रतिरोधकता को वाट में मापा जाता है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक ओम मीटर होता है, और वाट असल में जूल प्रति सेकंड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पहला और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता को नापते हैं हम लोग किस में? ओम मीटर में। विद्युत शक्ति को वाट में, यानी पहला चौथा सही। 29 पे आते हैं, इसमें सही बताना है। 1 मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित की जाती है। विकृति एक विमाहीन राशि है जो, या इसका कोई एसआई मात्रक कह रहा नहीं होता है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई होती है, और नौ संचालन में उपयोग की जाने वाली दूरी को नॉटिकल मील कहा जाता है। ठीक है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा एक पार्सेक तार की दूरियों को मापने का एक मात्रक है जो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। 31 में सही की पहचान करनी है। गामा किरणों का इस्तेमाल नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणों का इस्तेमाल प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में करते हैं। पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ सही कौन सा है?
तो सिर्फ पहला हो जाएगा, क्योंकि एक्स किरण जो है इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र वगैरह में, है ना। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे एक्स किरण करते हैं। पराबैंगनी किरण प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, कह रहे हैं, और हवाओं में सिर्फ स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण यानी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। तो सही की बात कर रहा है, तो सही आप देखेंगे 1 to 4 है, क्योंकि हवा जो होती है इसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें सिर्फ। 33 में आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण की सीमा 100 नैनोमीटर से 106 नैनोमीटर तक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों में ही या दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है और यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है। प्रकाश का वेग पराध्वनिक तरंगों और ब्रह्मांडीय किरणों की तुलना में कम होता है। तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो पराध्वनिक तरंगों और ब्रह्मांडीय किरणों की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, 34 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहे हैं प्रकाशीय तंतु जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मृग तृष्णा का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हेलोग्राफी किसी वस्तु की त्रिआयामी प्रतिरूप को रिकॉर्ड करने और पुनः प्रस्तुत करने की तकनीक है। तो गलत कौन सा है। तो प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ना। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, प्रकाश के परावर्तन नहीं होना चाहिए कि ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। 35 में आइए, इसमें सही बताना है कौन सा सही है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए क्यूसेक इकाई का उपयोग होता है। जल के प्रवाह की दर को डॉप्सन में मापा जाता है। पारिस्थितिकी दबाव का SI मात्रक बार होता है। बहुत ही आसान है, तो सी सही है भाई। ओजोन लेयर की मोटाई हम लोग मापते हैं डॉप्सन में, है ना। क्यूसेक में जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। चलो 36 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका। मैक नंबर का इस्तेमाल बहुत कम गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग निर्वात में प्रकाश की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप सिर्फ बी सही हो जाएगा, क्योंकि मैक नंबर जो है बहुत उच्च वेग जो प्रदर्शित करने वाली है उनको देखते हैं, है ना, गति नहीं, उच्च वेग। और मैनोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दाब के मापने के लिए किया जाता है, निर्वात में प्रकाश की गति नहीं। 37 में सही की पहचान करनी है। डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। और टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था। बादलों का घनत्व कम होने के कारण वे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। किसी तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ठीक है ये सारे। 38 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। शोल्डर टिन और लेड से बनी एक मिश्र धातु। शोल्डर जो है टिन और लेड से बनी मिश्र धातु है। पीपल कॉपर जिंक और निकल से बनी मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कॉपर और जिंक से बनी है। कांसा कॉपर और टिन से बनी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप सिर्फ पहला और चौथा सही है, क्योंकि कॉपर जिंक और निकल इससे बनी है जर्मन सिल्वर, कॉपर और जिंक से बना है पीतल। 1 और 4 सही है सर। चलो, और दोस्तों हमारे BPSC का ये सभी कोर्स अब हमने आपके लिए पूरा ही आसान कर दिया। मात्र 999 में कर दिया है। पूरी क्लासेस, नोट्स और साथ में 30 टेस्ट सीरीज भी है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में मिल जाएगा आपको, क्योंकि अब आपका समय बढ़ गया एग्जाम का, तो आप रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। चलो, ये जस्ता, एल्युमिनियम, तांबा, पारा, है ना, उसके अयस्क यानी ओर के बारे में बताना है। तो जस्ता का कैलामाइन, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, तांबा का क्यूपराइट और पारा का सिनेबार, यानी 1 2 3 4 ठीक मैच कर रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 में सही की पहचान करनी है। विद्युत उद्योग में माइका का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। सीसा तापमान पर पारा द्रव अवस्था में रहता है। और सीसा धातु पानी के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ 1 2 4 सही हो जाएगा।
क्योंकि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है ना, ये नहीं सीसा तापमान नहीं, सामान्य तापमान पर पारा जो है द्रव अवस्था में रहेगा। 41 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक शुष्क तल में रासायनिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। एक शुष्क जल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, कार की जो बैटरी है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करा जाता है, H2SO4। 42 में गलत की पहचान करनी है। फ्रियॉन का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है और नियोप्रीन का उपयोग प्राकृतिक रबड़ के, केवलार का उपयोग संश्लेषित रेशे में, टैक्सॉल एक प्रकार का कैंसर रोधी दवा का नाम है। तो यहाँ आप देखेंगे जो नियोप्रीन है ये संश्लेषित रबड़ होती है, प्राकृतिक नहीं है ना, सिंथेटिक कह सकते हो, सिंथेटिक रबड़ है। 43 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। बारिश का जो पानी है वो सबसे शुद्ध रूप है, बारिश का पानी पानी का सबसे शुद्ध रूप है। समुद्र के पानी को उत्कम पराशरण की प्रक्रिया से शुद्ध पानी में बदला जा सकता है। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक सममोलर मिश्रण है। तो देखेंगे आप, ठीक है ये सभी। 44 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा है एस्पिरिन पेड़ की टहनी से मिलता है। एस्पिरिन का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में होता है। एस्पिरिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है और एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे गलत कौन सा है, तो पहले ही गलत हो जाएगा। पेड़ की जो लेटेक्स है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45, इसमें गलत की पहचान करनी है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन के संचित रहता है। रेटिनॉल की कमी से ज़ेरोफेथेल्मिया रोग होता है। कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कौन सा गलत है, तो पहला गलत। मानव शरीर में यकृत जो होता है उसमें विटामिन ए होता है। 46 में देखते हैं, गलत की पहचान करनी है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलामिन है। विटामिन B6 किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से प्लेग नामक रोग होता है। तो यहाँ देखेंगे आप, फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त तल्पता या एनीमिया बोलो, सबसे आसान। अब देखो एनीमिया हिंदी में क्या हुआ भाई, रक्ता लपता रक्ता लपता, बस अजीब ही लगता है, रक्त लपता। एनीमिया कितना आसान हो गया। चलो 47 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा है एक मेहनती व्यक्ति को प्रतिदिन 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज लवण फास्फोरस वह तत्व है जो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो यहाँ देखेंगे गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 48 में गलत की पहचान करते हैं। दूध में मौजूद सैकराइड को फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है। चावल के लंबे दानों वाली किस्मों में अमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड मानव शरीर में पाए जाने वाली वसा का एक प्रकार है और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे दूध में मौजूद होता है आपका जो सैकराइड, उसको लैक्टोज कहते हैं, फ्रुक्टोज नहीं, है ना, लैक्टोज कहते हैं। 49 में सही की पहचान करनी है। स्टार्च या जो मंड है वो एक पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। हार्मोन शरीर में उसी जगह अपना काम नहीं करता है जहाँ वो बनते हैं। नवजात शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करने में माँ के दूध को अहम स्रोत माना जाता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व आयरन की कमी होती है। ठीक है, यहाँ भी तीनों। 50 में सही बताना है। जीवों में आनुवंशिक गुण लाइसोसोम के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुँचते हैं। जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करने के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। जीन जीवों के शरीरों में आनुवंशिकता की मूल इकाई है। कॉर्क ओक नामक पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो सिर्फ 2 और 3 यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि जीवों में आनुवंशिक गुण जो है वो गुणसूत्र के जरिए जाते हैं भाई, लाइसोसोम के जरिए थोड़ी जाते हैं। और कॉर्क ओक नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है, जड़ से नहीं। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखते हैं, इसमें बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक अमर्त्य सेन।
आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा के प्रवर्तक जोसेफ स्टैलिन। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत कौन सा भाई? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक, ये गलत है। इसका क्या होना चाहिए था? ऑर्थर सेसिल पीगू। ऑर्थर सेसिल पीगू, ठीक है, क्योंकि अमृता सेन ये अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा कही जाती है, अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा। क्वेश्चन 52 आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो है महबूब उल हक, इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक बनाया था, जिसका इस्तेमाल आप देखते हो यूएनडीपी करता है ना। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की जाती है, जिससे मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाते हैं। और वहीं मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। कौन सा गलत है भाई? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है, ये मानव विकास रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा करी जाती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नहीं, है ना, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये गलत हो गया। 53 पे आ जाते हैं, यहाँ भी गलत की पहचान करनी है। सतत विकास की अवधारणा कह रहा है 1961 में रैचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के प्रकाशन के साथ हुई थी। प्रोफेसर कृष्णन चौनिधर ने 1910 में अपनी किताब में पहली बार आर्थिक नियोजन के बारे में बात की थी। एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। और 1945 में एम.एन. रॉय ने जन योजना प्रस्तुत की थी, जो मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी। कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो गया, ये पहला, यहाँ 1962 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, 54। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो पहली बैठक है वो 8 और 9 नवंबर 1952 को हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है और तीसरी को गैडगिल फार्मूला कहा जाता है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो बहुत ही आसान है, गैडगिल फार्मूले पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना, जो कि टाइम है इसका 1969 से 74 के बीच में चलती है, ठीक है। क्वेश्चन 55 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया। पारंपरिक पंचवर्षीय योजना मॉडल की जगह नीति आयोग ने 31 अप्रैल 2017 से 30 और उसके बाद तक भारत के विकास के एजेंडे का मार्गदर्शन करने के लिए एक संरचित त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास है। कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप, गलत तो कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इसमें गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आप देखेंगे लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के, ना कि वाराणसी में, ये गलत हो जाएगा। बाकी ठीक है ना। मत्स्य शिक्षा संस्थान ये मुंबई में हो गया, आलू वाला शिमला में हो गया, भाषा वाला मैसूर कर्नाटक। 57 पे आ जाते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। विश्व पर्यटन संगठन यानी आपका WTO की बात कर रहा है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड, स्पेन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्न, स्वीडन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ देखेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मुख्यालय जो है बर्न में है, पर ये स्वीडन नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में है, बर्न। चलो क्वेश्चन 58 में सही की बात करते हैं, सही बताना होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे जो है इंडिया निकालता है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान। विश्व विकास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा गलत हो जाएगा? 1 2 3 गलत है। विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है आपका कौन? वर्ल्ड बैंक, है ना। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। 59 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। 2025 ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2024 कैमलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2023 मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और पहाड़ों के टिकाऊ विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है ये सारे ही, तो आप ऑप्शन डी करोगे। क्वेश्चन 60 में आओ मिलाओ। 9 जनवरी, 2 फरवरी, 8 मार्च और 7 अप्रैल किस दिन क्या मनाया जाता है? जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे 2 फरवरी, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी 1 2 3 4 ठीक है।
क्वेश्चन 61 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। पीएम किसान योजना 61,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना 54,917 करोड़ रुपए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 22,000 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 18,625 करोड़। ये केंद्रीय बजट 26-27 पे आधारित है। पीएम किसान योजना इस पर 63,500 करोड़ खर्च करे गए हैं, ये गलत है। 62 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर परियोजना के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क का वर्ष 2035 तक विस्तार किया जाएगा। 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटन मानकों पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल निर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण या टूलिंग उपलब्ध कराने वाले किसी भी गैर निवासी को 10 वर्षों के लिए आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे ये 10 वर्षों के लिए नहीं, 5 वर्षों के लिए दी जाएगी, ये गलत है। चलो 63 को ध्यान से पढ़ लो, ये है आपका बिहार जनगणना पर आधारित। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6ठे स्थान पर है। केवल राज्यों की सूची पर विचार करते समय बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है। बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.2, महिला की 51.5। साक्षरता के मामले में बिहार देश के सभी राज्यों में 27वें और पूरे भारत में 35वें स्थान पर है। तो यहाँ देखेंगे आप 28वें स्थान पे है, ये गलत है, बस 27 नहीं। चलो 64 पे आ जाओ, ये भी बिहार जनगणना पे आधारित है, गलत बताना है। यहाँ पे बिहार में जो लिंगानुपात है, कह रहा है 918 है। और बिहार का मधेपुरा एक ऐसा जिला है जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बिहार का सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या नगरीय वाला जिला शिवहर है। गलत कौन सा है? तो ये मधेपुरा नहीं है, ये होगा गोपालगंज। ठीक है, चलो 65 पे आ जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। वन आवरण में सबसे ज़्यादा कमी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से होंगे? तो कौन से होंगे भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है? एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। बिहार बजट पे आधारित है ये भी सवाल। वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार राज्य में कुल 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। देश में उत्पादित मखाने का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। बिहार राज्य सरकार के संकल्प अंतर्गत बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन शुरुआत में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। तो यहाँ आप देखेंगे सी गलत हो जाएगा, 2 लाख नहीं 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। 67 में आ जाइए, गलत की पहचान यहाँ पे भी आपको करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। वर्तमान में बिहार राज्य में 42,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में पशुधन की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025 लाया गया है। बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025, जिसे 9 अगस्त 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिली है, उद्देश्य से कृत्रिम गर्भधान और वीर्य व भ्रूण के उत्पादन और वितरण को विनियमित करना है। यहाँ ये गलत है, 44,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। 68 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है। कह रहा है मातृ मृत्यु दर में 208 अंकों की कमी आई है और ये 2004 से 6 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 313 मौतों से घटकर 104 हो गई। 2019 से 23 की अवधि के दौरान बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष। तो ये तो सही है, दूसरा ये गलत है। 312 मौत थी पहली, है ना, जो घट के 104 हो गई। चलो 69 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे आधारित है। अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या 2019 के 9,517 से 25% बढ़ के 24 में 11,900 हो गई है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 2017 और 23 के बीच 12% अंकों की गिरावट के साथ 35 से 23 हो गई है। बिहार में लड़कियों सहित ग्रामीण युवाओं के बीच खेलों की पहुंच बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत 9,053 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। तो यहाँ 9,053 नहीं 8,053 हो जाएगा। ठीक है, चलो 70 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण कैमूर जिले में है
कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे कम वन आवरण शेखपुरा जिले में है, तो दोनों ही ठीक है। 71 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। 2015 में शुरू की गई बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना एक मासिक सहायता कार्यक्रम है। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत एड्स रोगी को प्रतिमाह 1800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का पूरा वित्त पोषण करती है। तो यहाँ देखेंगे आप, एड्स रोगी को 1800 नहीं 1500 रुपये देते हैं। 72 में आ जाते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री पशु शेड योजना बिहार सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री पशु शेड योजना 7 निश्चय 3 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री पशु शेड योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से पशु शेड बनाने हेतु आर्थिक सहायता देना है। मुख्यमंत्री पशु शेड योजना में सहायता राशि पशुओं की संख्या के आधार पर दी जाती है। तो यहाँ देखेंगे आप 7 निश्चित 3 नहीं 7 निश्चित 2 कार्यक्रम के तहत करी गई है। 73 पे आ जाइए, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण पे आधारित है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, जिसमें हवाई अड्डों की संख्या 2014 के वित्तीय वर्ष में 74 से बढ़ के 25 में 164 हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर 2025 तक 81% से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों तक साफ नल का पानी पहुँचा चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में 37% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 40 से घटकर 2023 में 25 हो गई है। तो यही गलत हो जाएगा। नहीं, गलत तो कोई नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, कोई गलत नहीं है। 74 में सही सुनिए, सही बताना है। नवीनतम खनिज डाटा पे आधारित है। कह रहा है गुजरात भारत में मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम प्राकृतिक गैस का। तो यहाँ देखोगे आप सही तो 2, 3, 4 है, क्योंकि मैग्नेसाइट में तमिलनाडु आता है। ठीक है, चलो 75 पे आ जाऊँ। कह रहा बिहार जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक है। बिहार भारत का 8वां सबसे बड़ा फल उत्पादक है। बिहार राज्य आम, मखाना और लीची जैसे बागवानी उत्पादों का भी एक प्रमुख उत्पादक है। ठीक है ये तीनों। 76 पे आइए, सही की पहचान करनी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। तो यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर राज्यसभा नहीं लोकसभा से पारित हो जाता है तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। कह रहा कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? 14, 15, 16 समता के अधिकार में आता है। 14 से 18 सारे आर्टिकल। तो यह आंसर हो जाएगा डी। 78 पे आ जाइए, सही बताना है। कह रहा 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाई। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए हैं। इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा है और अनुच्छेद 243 6 में जोड़ा है। तो सारे ही ठीक है। चलो 79 को पढ़ो ध्यान से, इसमें भी सही बताना है। मनी बिल यानी धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में धन विधेयक पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग से गुजरता है। धन विधेयक को तभी पारित माना जाता है जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा इस पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमति दी जाती है। तो देखेंगे आप सही है सारे। 80 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय आपातकाल न केवल मौलिक कर्तव्यों बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा यह राजस्व वितरण और विधायी शक्तियों को प्रभावित करने के साथ साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल को केवल 3 आधारों पर लागू किया जा सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है।
तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि आप देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों में प्रभावित करता है, ये गलत है, सभी में करता है ना, मतलब यहाँ मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार होना चाहिए ना, ये गलत है बस, इसलिए 2, 3, 4 सही है। चलो, और दोस्तों ये बीपीएससी के पूरी तैयारी आप करना चाहते हैं, एग्जाम में आपके अब बहुत टाइम मिल गया है, 30 टेस्ट के साथ पूरे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस 999 में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में मिल जाएगा। ये ऐप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं देश के जो प्रथम वित्त मंत्री हैं वो, देश के प्रथम विदेश मंत्री, देश के प्रथम कानून मंत्री, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, कौन सा यहाँ पे गलत है या सही है? तो सही तो आप देखेंगे सारे ही हो जाएंगे। 82 में आ जाइए, यहाँ भी सही की पहचान करनी है। कह रहा अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 जो है, इसमें विशेष रूप से उल्लेख है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। और अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की ऊपरी सीमा कह रहा है 62 वर्ष निर्धारित की गई है। 316 क्लॉज 2, इसमें संघ आयोग के सदस्य के रूप में ऊपरी सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। कौन सा गलत है? सही तो पहले देखोगे 1 है, यहाँ पे होना चाहिए 65 वर्ष, और यहाँ पे भी होना चाहिए 65 वर्ष, है ना, बाकी ठीक है। 83 में देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मिलाओ भाई इसको। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, इससे हमने समवर्ती सूची ली है। और सोवियत यूनियन, इससे मूल कर्तव्य लिया है। जर्मनी के वाइमार संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सी ठीक हो जाएगा। 84 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। 124वां संशोधन विधेयक को 9 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। राष्ट्रपति 12 जनवरी 2019 को 124वां संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। गुजरात 14 जनवरी 2019 को 124वां संशोधन विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है। 85 में आ जाइए, गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है आपको। 85 में कौन सा गलत है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128 संविधान संशोधन विधेयक है और 106 संविधान संशोधन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और लक्षद्वीप विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है। कौन सा गलत है भाई? तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा है ना, लक्षद्वीप नहीं है, दिल्ली विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वो है ना, विधानसभा है इसलिए। 86 में आ जाइए, गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत संघ और राज्य सरकारों द्वारा करों और कर्तव्यों को लगाने के संबंध में और संवैधानिक उपचारों में से अधिकार प्रेक्षा यानी को वारंटों को पोस्टमार्टम कहा जाता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है। तो आप देखेंगे ये गलत है, 5वां नहीं, यहाँ 7वीं अनुसूची है। 87 पे आ जाइए, यहाँ सही की पहचान करनी है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली और मेनका गांधी भारत बनाम संघ के मामले में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 51 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ देखेंगे आप सिर्फ पहला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनुच्छेद 21 होना चाहिए। 88 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 के तहत संसद के अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं और यह प्रावधान उन सदस्यों के लिए है जो हिंदी या उर्दू में अपनी बात ठीक में व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। फिर कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। आसान है, हिंदी या उर्दू नहीं, हिंदी या अंग्रेजी में बात नहीं रख सकते हैं तो अपनी मातृभाषा में रख लीजिए भाई। चलो 89 में गलत बताना है। कौन सा गलत है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.3% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बहुत ही आसान है, 2.3 नहीं 2.4% है।
90 में गलत बताना है, कौन सा गलत है भाई? छत्तीसगढ़ में कैंसर विषय और भारतीय मानक समय का मिलन बिंदु सूरजपुर है। भारतीय मानक समय की गणना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर होती है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 2005 में सुनामी के दौरान डूब गया था। तो 2005 में नहीं, 2004 में आई थी सुनामी, है ये गलत है। 91 में सही बता दो। भारत नेपाल सीमा, म्यांमार सीमा, भूटान सीमा, अफगानिस्तान सीमा। सही है आपका कौन सा? 3 और 4, क्योंकि नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643। ठीक है, 3 और 4 सही है। 92 में सही बताना है। 6 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है, बिल्कुल सही है भाई। और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 जो डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। 93 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा भाई? पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदान से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों के क्षेत्रों में फैली हुई है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि गुजरात है, MP है और उत्तर प्रदेश है, राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश यहाँ फैली है। 94 पे आ जाते हैं। तमिलनाडु और केरल के बीच पश्चिमी घाट है, इनमें से कौन सा गैप स्थित है भाई इन दोनों में से? तो पाल घाट गैप है। 95 में सही की पहचान करनी है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। केरल राज्य में स्थित सस्तमकोट्टा झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और राज्य में पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित मानसबल झील कश्मीर घाटी में स्थित भारत की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है तीनों। इसमें मिलाओ भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ पे क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है आपसे। झारखंड में कुरुआ बोला जाता है, मणिपुर में पामालो बोला जाता है, पामालो। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बत्रा, हिमालय क्षेत्र खिल। 1 2 3 4 सही है। यहाँ पे मिलान करना है, इसमें देख लो भाई कौन सा सही हो जाएगा, है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गपुर, बोकारो और राउरकेला। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, क्योंकि बोकारो जो है ये आपका है झारखंड में, बोकारो। राउरकेला उड़ीसा। बहुत ही आसान। इसको देखो भाई, थर्मल पावर प्लांट है, सही कौन सा है? तो 2 और 4 सही है, क्योंकि रामागुंडम जो है ये तेलंगाना में है और तालचेर उड़ीसा में हो जाएगा भाई, तालचेर उड़ीसा। 99 में सही बताना है, कौन सा सही है? पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा कृत्रिम और सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ा आयात उन्मुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह। सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कामराज बंदरगाह। तो 2 और 3 यहाँ ठीक है भाई, है ना। पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह की बात करोगे तो ये है आपका कामराज बंदरगाह। सबसे गहरा हो जाएगा विशाखापट्टनम। 100 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे LAC भारत और चीन के बीच में है ना, ये सही है। रेडक्लिफ तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है। और नियंत्रण रेखा LOC जो है ये आपकी इंडिया और जब पाकिस्तान कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब ये महत्वपूर्ण दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, फॉरेस्ट्री डे, डॉल्फिन डे, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, कब क्या मनाते हैं? तो वेटलैंड डे 2 फरवरी और फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, जैव विविधता दिवस 22 मई। 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। अगला देखो, बक्सर, वेस्ट चंपारण, कटिहार डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ना, और ये झीलें दी हुई हैं आपको। कहाँ पे कौन सी है? रामजार साइड है बिहार की। तो बक्सर में आपके पड़ेगी गोकुल जलाशय। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण में हो जाएगी उदयपुर झील आपकी। कटिहार जिले में हो जाएगी गोगा बिल झील और जमुई हो जाएगी नकड़ी बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 103 में सही बताना है।
बिहार में गेहूं की व्यापक रूप से खेती की जाती है और ये एक प्रमुख रबी फसल है। धान बिहार में सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। बिहार में जायद की फसलें गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं जो मार्च से जून तक होती हैं। बिहार में रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल तक रहती हैं। तो ठीक है सारे। 104 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। ओढ़नी डैम जो है वो सहरसा जिले में है। मंदार पर्वत भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर मधुबनी जिले में है। औरंगाबाद 40 किलोमीटर दूर स्थित रफीगंज प्रखंड में स्थित पचार पहाड़ झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इसी रहस्यमय झील के लिए प्रसिद्ध है। देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित है। तो यहाँ देखेंगे आप 3 और 4 सही है सिर्फ, है ना। पहला गलत है, ओढ़नी डैम जो है ये बांका जिले में है, सहरसा में नहीं, बांका जिले में है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये भी आपका बांका जिले में है। ठीक है, 105 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और 18वीं विधानसभा सत्र में 243 सदस्य हैं। यह एक अस्थायी सदन है। बिहार विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं वो श्री रामदयालु सिंह हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। 15 मार्च 2026 को पदभार ग्रहण करा है। तो देखो पहला तो सी के भाई, बिहार की विधानसभा में 243 हैं। विधानसभा भारतीय राज्य बिहार के जो है, बिहार में मतलब विधानसभा भारतीय राज्य बिहार के द्विसदनात्मक विधायिका का निचला सदन है ना। अब वर्तमान में देखेंगे 18वां विधानसभा सत्र है, 243 सदन, ठीक है। और अस्थायी होता है भाई, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को पदभार ग्रहण किया है। तो यानी 1 2 3 का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए डी पे जाओगे। 106 में सही बताना है, सबौर मेला के बारे में है। भागलपुर जिले के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। माघी मेला 1889 से आयोजित किया जा रहा है। इसे पहले भव्य चौतवारनी मेला के रूप में जाना जाता था। कोसी मेला प्रत्येक साल पौष पूर्णिमा पर पूर्णिया जिले के पास कोसी नदी पर लगता है। तो सिर्फ यहाँ देखेंगे पहला ठीक हो जाएगा आपका, है ना। दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि माघी मेला जो है ये 1881 से आयोजित किया जा रहा है और कोसी मेला जो है ये आपका पूर्णिया नहीं, कटिहार जिले के पास है। चलो 107 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कैरा कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र है। 1964 में स्थापित बरौनी रिफाइनरी बिहार के बेगूसराय जिले के बाहरी इलाके में बरौनी में पवित्र गंगा के उत्तरी तट पर है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भारत के बिहार के बांका जिले के बरौनी में स्थित है। तो यहाँ 1 और 2 सही हो जाएगा आपका, है ना। तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है बिहार के बेगूसराय जिले में है। 108 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही होगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीसराय और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य किशनगंज। तो यहाँ 1 और 2 सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये नालंदा में है आपके, और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका नवादा में है। 109 में सही की पहचान करनी है। दक्षिण बिहार में कुल सिंचित भूमि का 79% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। नहरों के द्वारा बिहार में कुल सिंचित भूमि का 37% से अधिक भाग सींचा जाता है। जिन जिलों में तालाबों के जरिए सिंचाई की जाती है उनमें गोपालगंज जिला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर, सिवान और गोपालगंज जिलों में की जाती है। तो 2 और 3 सही है। दक्षिण बिहार में आप देखेंगे कुल सिंचित भूमि का 89% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है, और कुओं में आप देखेंगे जो है सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में नहीं है, सारण है, ठीक है। अब इसमें भी गलत बताना है। कह रहा अकबर ने बिहार को सूबा या प्रांत के रूप में गठित किया था और यह परंपरा औरंगजेब के शासनकाल तक जारी रही थी। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकार की जो संख्या है वो 8 थी और परगनों की संख्या 245। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बिहार के अफगानों को पराजित किया था।
बिहार राज्य का अंतिम नजीम अलीवर्दी खान था। यही गलत है, अंतिम नहीं, पहला था ये, है ना। पहला जो नाजीम था वो अलीवर्दी खान था। चलो, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती हैं। समताप रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। किसी स्थान से औसत तापमान एवं उस अक्षांश में औसत तापमान का अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो सौर विकिरण है ये दीर्घ नहीं लघु तरंग उनके रूप में पहुंचती हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहे तो शॉर्ट वेव्स। 112 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। चतुर्थ पोषण स्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य मानव होता है। जीव मंडल को सबसे बड़ा जैवतंत्र माना जाता है। आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष की अधिकता होती है। तो आप देखेंगे आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष की अधिकता नहीं होती, अभाव होता है, ये गलत है। 113 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। फॉस्फोरस प्रोटीन के निर्माण और संश्लेषण में सहायता करता है। फॉस्फोरस जीवों में कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है तथा जीवों की विभिन्न कोशिकाओं से ऊर्जा के स्थानांतरण एवं गमन में सहायक होता है। सल्फर जीवों में अमीनो एसिड के निर्माण में शामिल होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है तथा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। तो यहाँ देखेंगे आप नाइट्रोजन होना चाहिए, पहला गलत है। 114 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है 21 मई 2026 को बिहार कैबिनेट ने राज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तकनीकी और विशेष सेवाओं को मजबूत करने के मकसद से युवा पेशेवर चयन नीति को मंजूरी दी है। 21 मई 2026 को हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बिहार के गया जिले के डोभी में एक बड़े जलाशय के निर्माण को मंजूरी दी है। 20 मई 2026 को बिहार सरकार ने राज्य की पहचान, छवि और निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की है। तो ठीक है, यहाँ देखेंगे आप ये 115 देख लीजिए, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही है। बिहार सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने और पारदर्शी शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामर्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ 2026 नामक कार्यक्रम आयोजित करके शास्त्रार्थ की प्राचीन भारतीय परंपरा को शुरू किया है। बिहार कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी निदेशालय को हाल ही में मखाना वैल्यू चेन के समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ठीक है, ये सारे ही। 116 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 24 जनजातीय बहुल जिलों में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है। बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में गया जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। ठीक है, 1 और 2, तीसरा गलत हो जाएगा। 117 देख लीजिए, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गन्ने की खेती के दायरे को बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। तो कोई गलत नहीं है। 118 देख लीजिए, इसमें कौन सा सही है। कह रहा पटना के कृषि भवन में बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार कृषि ऐप के संबंध में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा ब्लॉक की महुआ ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के तहत जो है चुना गया है। ठीक है, यहाँ दोनों। 119 देख लो, यहाँ पे सही बताना है। पूर्व प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक के इस्तीफे के बाद हाल ही में सैय्यद मोहसिन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। AK बाल सुब्रमण्यम को डॉक्टर DK शुक्ला के स्थान पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। कौन सा सही है।
तीनों ठीक है। 120 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र के वसई पालघर जिले के पापड़ी गांव में स्थित 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल के पुनरुद्धार को 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कारों में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के गांधी क्षेत्र की विधायिका कल्पना सारेन को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से प्रदान किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 8वीं बार दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। तो सिर्फ 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हाल ही में कर्नाटक स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम, तो यही गलत हो गया पहले, ये केरल में है भाई। और फिर कह रहा है 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 28 चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों ने 2026 में लाइजोसोमल स्टेरोइड डिसऑर्डर नामक दुर्लभ बीमारियों के एक उपवर्ग का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक संकलित किया है। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इंक्यूबेट डीप टेक स्टार्टअप कंपनी एक्सटेरिका रोबोटिक्स ने पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट का अनावरण किया है। तो ये भी सही है। 2 और 3 ठीक है, पहला गलत है। फिर कह रहा विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेज अकॉर्डिंग 13th एडिशन ऑफ वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिला है? तो ये मिला है आपके इंडिया को। चलो इसमें बताना है 123 में कौन सा सही है। पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड केन्स टेक्नोलॉजीज केन्स सेमीकॉम आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन सनद अहमदाबाद गुजरात। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू constitute a high-level committee to draft a uniform civil code. Dr. M. Ravichandran has recently inaugurated Urban Experiment Center and the Aerosol Observatory in Chennai. तो ठीक है सभी। इसको देख लो भाई, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। 17 मई 2026 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपे ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 32वीं बार चढ़ाई कर इतिहास रच दिया और विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाली अपना विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में भारत की पहली ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है दोनों। 125 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। गूगल ने हाल ही में 10 दिसंबर 2025 को हैदराबाद में अपना पहला भारतीय स्टार्टअप हब लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य उत्पाद केंद्रित AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2035 तक 100 यूनिकॉर्न बनाना है। 10 दिसंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने इस पहल के लिए 1000 करोड़ के स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है। तो आप देखेंगे केवल दूसरा यहाँ पे गलत है ना, पहला सही हो जाएगा। क्या गलत है दूसरे में? दूसरे में गलत है 10 दिसंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने 1000 करोड़ के स्टार्टअप फंड की घोषणा की है ना। तो ये तो सही है। नहीं हाँ गलत पूछ रहे ना, हाँ तो ये वाला गलत है, 2034 तक होना चाहिए। चलिए 126 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। भारतीय सेना ने कह रहा है सेंट्रल कमांड ने 7 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद में अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है भाई, है ना। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत रुचिरा कंबोज, राजदूत यशवर्धा सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को सत्र को संबोधित किया है। इसका विषय उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए एक क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का संस्थागत करना है। तो यहाँ देखेंगे आप 2 और 3 सही है, पहला नहीं, हाँ 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये लखनऊ में करा है, इलाहाबाद में नहीं। चलो इसको देख लो अब, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से, तो इसमें आप देखेंगे तीनों ठीक है ना। 128 देख लो, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप शो का उद्घाटन उमर अब्दुल्ला ने किया है। और भारत टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन द्वारा भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्सस 2026, इसका आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में हुआ है। तो दोनों ठीक है यहाँ। 129 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। भारतीय
कह रहा है लघु उद्योग विकास बैंक ने वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जोखिम और रिटर्न सत्यापन एजेंसी का शुभारंभ किया है, तो ये तो गलत है, ये सेबी ने करा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य के संबलपुर जिले में लपांगा में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है, ये ठीक है। जिम्बाब्वे ने एचआईवी रोकथाम के लिए एक लंबे समय तक असर करने वाली इंजेक्शन वाली दवा बनाई है, लेना कैपाविर, ठीक है, ये भी 2 और 3 ठीक है। चलो अगला देख लो, इसमें भी सही की पहचान करनी है। 22 अप्रैल 2026 को एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर में देश की पहली परिचालनशील अल्कलाइन बैटरी इकाई की शुरुआत की है। 28 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिकंदरपुर बिहटा पटना में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। दोनों ही ठीक है। यहाँ 131 में सही की पहचान करनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पीलीभीत जिले के टांडा बिजेसी गांव में 7 एकड़ ज़मीन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी गई है। सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम ने हाल ही में एक अनोखी अंतर्राष्ट्रीय रेल सह सड़क यात्रा भारत नेपाल मिस्टिक माउंटेन टूर की शुरुआत की है। 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा, है ना, तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें देखो सही बताना है कौन सा हो जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल कह रहे हैं इन्होंने लद्दाख में 5 नए जिले को बनाए जाने की घोषणा करी है भाई। 5 जिले कौन से भाई? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। और इन 5 नए जिलों के गठन के साथ लद्दाख में अब 2 के बजाय 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये तीनों ही सही है। उपग्रह आधारित वैश्विक अध्ययन के अनुसार किन शहरों में स्थित लैंडफिल स्थल 2025 में दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जक अपशिष्ट स्थलों में शामिल है? तो सिकंदराबाद और मुंबई हो जाएगा। 134 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। जनगणना 2027 को सुगम बनाने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने डिजिटल स्वगणना की विशेष सुविधा शुरू की है। इसके तहत नागरिक घर बैठे 22 भाषाओं में उपलब्ध आधिकारिक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं व अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है पहला, यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। 22 नहीं 16 भाषाओं में उपलब्ध है। 135 में सही बताना है। कह रहा है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। डीआरडीओ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रज्ञा नामक एक उन्नत उपग्रह इमेजिंग प्रणाली विकसित की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित शेखा झील अभ्यारण्य जो है देश का 98वां रामदार स्थल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। 1 और 2 सही है, ये 99 बनेगा, 99वां। चलो अगला देख लो, इसमें भी सही की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इंडिया मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल गठन को मंजूरी दी है और 12,980 करोड़ के सॉवरेन गारंटी कोष का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाजरानी क्षेत्र के लिए निर्बाध और किफ़ायती बीमा कवरेज सुनिश्चित करना है। ठीक है ये सारे। इसमें देखो भाई, गुजरात के कह रहा है धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है और कर्नाटक का दौरा किया है और श्री आदि चुंचनागिरी महासंस्थान मठ में गुरु भैरवैया मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है। 138 में सही बताना है। कह रहा है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नादेंडला भास्कर राव का हैदराबाद में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 16 अगस्त 1984 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और ये MP भी चुने गए थे यहाँ से और बीजेपी में शामिल हुए 2021 में। गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बाद बीजेपी में शामिल हुए थे 2019 में। चलो 139 देख लो, इसमें सही कौन सा है भाई? करंट अफेयर्स का है, एक बार पढ़ लो इसको, तीनों ही ठीक है। 140 देख लो भाई, इसमें गलत की पहचान करनी है, पढ़ लो एक बार इसको, कोई गलत नहीं है। अब आता है यहाँ पे रीजनिंग के सवाल, ये आप ही को अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ देखोगे आप 60 वर्ष आएगा। 141 वाला आपका क्या हो जाएगा? नहीं 60 नहीं 30 वर्ष आना चाहिए। 142 वाला सॉल्व कर लो इसको एक बार, वीडियो को पॉज करके आंसर बता देता हूँ। 56 होगा।
इसको भी सॉल्व कर लेना एक बार। ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आपका 145, इसको सॉल्व करोगे तो भी सी आएगा। 146 को सॉल्व करोगे, इसका भी सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ए आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे बी आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे डी मिलेगा। 150 को सॉल्व करोगे आपका सी हो जाएगा, है ना। रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए। इतने टेस्ट यहाँ पे पढ़े हैं, 10 सवाल रीजनिंग के आते हैं, इनकी तो प्रैक्टिस कर लीजिए कि 10 में 10 तो आपके पक्के ही हो जाए कम से कम। बिहार जीके का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करते रहिए पिछले 1 साल का बस, और साइंस को रिवाइज़ करिए। इससे ज़्यादा